Hello students. Students, we are reading second chapter of history of class ninth, and the chapter name is Nazism and the rise of Hitler. Students, Nazism is the ideology and practices associated with the Nazi party, and you know very well about the Nazi party where it was. It was in Germany, and the rise of the Hitler. Okay, so you know about the Hitler. He was the leader of the Nazi party. So we are going to read it, and after that you can clear your concept with Nazism and the rise of Hitler. So far we have completed the introduction of this chapter, and after that today we are going to read birth of the Weimar Republic. Okay, so we will know about the Weimar Republic. What was the Weimar Republic? So if we are first we are going to focus on republic. If you call it in Hindi, it means that वाइमर गणराज्य का जन्म. ओके, सो वाइमर गणराज्य का जन्म कब और कैसे होता है, हम यहाँ पे इसके बारे में रीड करेंगे. ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, जर्मनी ए पावरफुल एम्पायर इन द अर्ली ईयर ऑफ द 28th सेंचुरी फॉट द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर अलॉन्ग साइड द ऑस्ट्रियन एम्पायर एंड अगेंस्ट द एलाइज गवर्नमेंट में. आप ये देख, एलाइज पार्टीज में कौन कौन से लोग थे? इंग्लैंड, फ्रांस एंड रसिया. ओके, all joined the war enthusiastically, hoping to gain from a quick victory. Little did they realize that the war would stretch on, eventually draining Europe of all its resources. Germany made initial gains by occupying France and Belgium. However, the Allies, strengthened by the US entry in 1917, won, defeating Germany and the Central Power in November 1918. Okay, so if you think about the Germany was a powerful empire in the early year, okay, of the 28th century. अगर 20वीं शताब्दी में आप देखेंगे तो जर्मनी क्या था? एक पावरफुल एम्पायर था, बहुत बड़ा साम्राज्य था. ठीक है, बहुत भी पावरफुल था. अब इसने क्या किया कि ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर किया. ठीक है, लड़ा. और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की आप डेट देख सकते हैं, 1914 टू 1918. अब किसके साथ लड़ा? ऑल अलॉन्ग साइड ऑस्ट्रियन एम्पायर. अब ऑस्ट्रियन एम्पायर, जो ऑस्ट्रियन साम्राज्य था उसके साथ में लड़ा. और किसके खिलाफ लड़ा? वो एलाइज कंट्री थी. ठीक है, तो एलाइज में कौन कौन थे? इंग्लैंड थे, फ्रांस थे एंड रसिया थे. बाद में यहाँ पे आप देखिए यूएस, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की भी एंट्री हो गई थी. ठीक है, तो यहाँ पे ये हुआ कि सभी ने बहुत एंथुजियास्टिकली इसमें एंट्री किया. इट मीन्स बड़े जोश के साथ कि हम जीतेंगे और जीतने के बाद कुछ गेन भी करेंगे, कुछ फ़ायदा भी मिलेगा. बट होता क्या है बाद में कि थोड़ी देर बाद सभी को रियलाइज़ होने लगता है कि जो कंट्री इसमें पार्टिसिपेट की थी कि ये वॉर जो है, ये युद्ध जो है वो लंबा चलेगा. ठीक है, स्ट्रेच ऑन, इवेंचुअली ड्रेनिंग यूरोप ऑफ ऑल इट्स रिसोर्सेज. अब यूरोप के जितनी भी रिसोर्सेज थी, इट मीन्स जो भी उसके पास प्रॉपर्टी थी, सभी का ड्रेन होने लगा. इट मीन्स ख़त्म होने लगी, क्योंकि इतना लंबा जब युद्ध चलेगा तो जाहिर सी बात है कि सारे रिसोर्सेज तो ख़त्म ही होंगे, जो भी चीज़ बचे होंगे. क्योंकि होता क्या है कि युद्ध के टाइम में, वॉर के टाइम में कोई प्रोडक्शन नहीं होता है, तो जो बचा रहता है सारी चीज़ें फिनिश होने लगी. जर्मन मेड इनिशियल गेन बाय ऑक्यूपाइंग फ्रांस एंड बेल्जियम. जर्मन ने क्या किया स्टार्टिंग में? क्या फ्रांस एंड बेल्जियम के ऊपर कब्ज़ा तो कर लिया, बट क्या हुआ कि एलाइज जो कंट्री थी, इंग्लैंड, फ्रांस एंड रसिया, वो स्ट्रेंथन, मतलब उनको मजबूती मिली जब यूएस उनका साथ देने आ गया. अमेरिका जब उनका साथ देने 1917 में आ गया, तो उसने जर्मनी को तो डिफीट किया ही, साथ साथ उसने सेंट्रल पावर को भी डिफीट किया इन नवंबर 1918. ओके, चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ पे जाते हैं. द डिफीट ऑफ इम्पीरियल जर्मनी एंड द abdication of the emperor gave an opportunity to parliamentary parties to recast German polity. अब होता क्या है कि जर्मन साम्राज्य का जब यहाँ पे देखिए कि अंत हो जाता है, ठीक है, उसका मतलब युद्ध में हार होता है जर्मन एम्पायर का,
और उसके बाद क्या होता है, एब्डिकेशन ऑफ द एम्पेरर। एब्डिकेशन ऑफ द एम्पेरर का मतलब ये होता है कि वहाँ का जो राजा रहता है, मतलब जिसका साम्राज्य रहता है, वो क्या होता है, अपना पद त्याग कर देता है, ठीक है। तो एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि इसको पार्लियामेंट्री पार्टी, जो संसदीय पार्टियाँ वहाँ पे रहती हैं, कि जर्मन की राजनीतिक व्यवस्था को सही करने का। ए नेशनल असेंबली मेट ए वाइमर। अब एक नेशनल असेंबली बनती है वाइमर में, ठीक है, एंड इस्टेब्लिश्ड ए डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन विद ए फेडरल स्ट्रक्चर। और उन्होंने क्या करने की कोशिश की, एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की कोशिश की, और उस कॉन्स्टिट्यूशन का जो स्ट्रक्चर था वो फेडरल स्ट्रक्चर था। इट मीन्स संघीय टाइप में। फेडरल स्ट्रक्चर का मतलब ये हो गया कि आप सीधे सीधे एक सेंट्रल स्ट्रक्चर था, ठीक है, उसमें आप सभी की सहभागिता थी और सभी को एक बराबर राइट्स थे उसमें। डिप्टीज़ वर नाउ इलेक्टेड टू द जर्मन पार्लियामेंट ऑफ। अब इसमें ये देखिए कि जो जर्मन पार्लियामेंट डिप्टीज़ थे, ठीक है, इसमें डिप्टीज़ कहाँ से इलेक्ट किए गए, वर नाउ इलेक्टेड टू द जर्मन पार्लियामेंट। अब डिप्टीज़ जो जनरल पार्लियामेंट के लिए इलेक्ट किए गए, जर्मन पार्लियामेंट के लिए। अब इसमें जर्मन पार्लियामेंट का एक और नाम था, उसको आप देख रहे हैं, राइक्सटॉग। इसका नाम था क्या, जर्मन पार्लियामेंट का राइक्सटॉग। तो कहाँ पे, किस बेसिस पे इलेक्ट किए गए, इक्वल यूनिवर्सल वोट कास्ट। इट मीन्स जिस वोट कास्ट में सभी को वोट देने का अधिकार होता है, उनके द्वारा ये डिप्टीज़ को इलेक्ट किया गया, ठीक है। जिसमें क्या एडल्ट था, ऑल एडल्ट्स इंक्लूडिंग वुमेन। मतलब जितने भी लोग वोट देने के अधिकार थे, एडल्ट्स थे, उनके साथ साथ औरतों को भी वोट देने का अधिकार था इसमें। द रिपब्लिक हाउएवर वॉज नॉट रिसीव्ड वेल बाई इट्स ओन पीपल, लार्जली बिकॉज ऑफ द टर्म्स इट वॉज फोर्स टू एक्सेप्ट आफ्टर जर्मनी डिफीट एट द एंड ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। अब इसको क्या हुआ कि वहाँ की जनता से, जर्मनी की जनता से इसको ज़्यादा सपोर्ट तो नहीं मिला, ठीक है, इसको सभी ने मतलब एक्सेप्ट नहीं किया। अब क्यों नहीं एक्सेप्ट किया, बिकॉज इट वॉज द टर्म, उसको ये लोग समझते थे, जर्मन के लोग, कि ये हमें फोर्सफुली एक्सेप्ट करवाया गया है। ये जो हमारे पास जर्मन पार्लियामेंट है, इसे डेमोक्रेसी है, इसे हमने फोर्सफुली एक्सेप्ट किया है, अपने मर्जी से नहीं एक्सेप्ट किया है। अलाइज कंट्री ने मिल के दबाव डाल के एक्सेप्ट करवाया है, जो उनको फर्स्ट वर्ल्ड वार के हारने की वजह से एक्सेप्ट करना पड़ा, ठीक है। तो वहाँ की पब्लिक इसे उस तरीके से सपोर्ट नहीं कर रही थी। द पीस ट्रीटी एक्ट, अब देखिए ये जर्मनी का मैप है, आप यहाँ पे ये देख सकते हैं कि किस तरीके से है। ये राइनलैंड है, यहाँ पे इस तरीके से आप देख सकते हैं। बेल्जियम है, यहाँ पे देखिए जर्मनी ने बेल्जियम में किया था ना सबसे पहले, बेल्जियम को भी डिफीट किया था और फ्रांस को भी यहाँ पे जीत हासिल की थी। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं। और उसके बाद देखते हैं, वर्साई विद द एलाइज वॉज ए हर्स एंड ह्यूमिलेटिंग पीस। अब यहाँ पे आप ये देख लीजिए कि द पीस ट्रीटी एक्ट, ये जो शांति की जो ट्रीटी थी, ठीक है, आप ये कह सकते हैं कि जो शांति व्यवस्था की ट्रीटी थी, ठीक है, वर्साई विद द एलाइज वॉज ए हर्स एंड ह्यूमिलेटिंग पीस। विद जो उनके एलाइज थे, जिनके साथ उन्होंने ये ट्रीटी की थी, शांति वार्ता जो की थी, वो शांति वार्ता एक हर्स एंड ह्यूमिलेटिंग पीस था। मतलब जर्मनी के लोग इसे अपमानजनक एक ट्रीटी बोल रहे थे, ठीक है। जर्मनी लॉस्ट इट्स ओवरसीज कॉलोनीज a tenth of its population, 30% of its territory, 70% of its iron and 26% of its coal to France, Poland, Denmark and Lithuania. So यहाँ पे आपको ये देखना है कि हुआ क्या कि दो जो पीस ट्रीटी थी, ठीक है, किसके किसके बीच में, जर्मनी के बीच में और एलाइज के बीच में, ठीक है, वो हुई पीस ट्रीटी कहाँ पे हुई, वर्साई में हुई। विद द एलाइज वॉज ए हर्स एंड ह्यूमिलेटिंग पीस। अब ये क्या हुआ था कि जर्मनी के लोगों का ये कहना था, इनसे जो ट्रीटी हुई है, पीस ट्रीटी जो हुई है, वो काफ़ी हर्स, काफ़ी कठोर और काफ़ी अपमानजनक थी, ठीक है। जर्मनी के लोग इसे एक्सेप्ट बहुत बुरी तरीके से मतलब मान रहे थे, ठीक है।
इसको लेके जर्मनी के लोग बड़ा अपमानित महसूस करते थे। अब जर्मनी ने क्या हुआ, इसमें जर्मनी के साथ क्या हुआ कि जर्मनी के पास जितनी ओवरसीज़ कॉलोनी थी सब अलाइज कंट्री ने ले लिया, अलाइज ने ले लिया। एंड 10th ऑफ इट्स पॉपुलेशन जो फाइट करते हुए डाई हुए। 30% ऑफ इट्स टेरिटरीज, जो टेरिटरीज़ पे इनका कब्ज़ा था उसको एलाइज कंट्री ने ले लिया। 26% ऑफ इट्स कोल, जो उसके 26% कोल माइंस थे उसको फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क एंड लिथुआनिया ने ले लिए। द एलाइड पावर डीमिलिटराइज जर्मनी टू वीकन इट्स पावर। अब जो एलाइड पावर थी, ठीक है, उसने क्या किया, डीमिलिटराइज कर दिया जर्मनी को। इट मीन्स जर्मनी की जो सैनिक व्यवस्था थी जिसके बल पे जर्मनी फाइट करता था एलाइज से, उसको क्या हुआ, उन्होंने कमज़ोर कर दिया, मतलब वो सैनिक व्यवस्था ही ख़त्म कर दी। द वॉर गिल्ट क्लॉज हेल्ड जर्मनी रिस्पॉन्सिबल फॉर द वॉर एंड डैमेज द एलाइड कंट्री सफर्ड। अब इसके बाद ये हो गया कि जो वॉर का जो इन्होंने अपराध किया था, इट मीन्स जो वर्ल्ड वॉर हुआ था उसका भुगतान किसको करने के लिए का, उसमें जितना भी नुकसान हुआ उसको उस सारे पैसे कंपनसेशन के लिए जर्मनी के ऊपर लाद दिया है। इट मीन्स कि जर्मनी वॉर में जितना भी पैसा यूरोप का ख़त्म हुआ है और जितना भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कौन करेगा, जर्मनी करेगा, ठीक है। वॉज फोर्स टू पे कंपनसेशन अमाउंट। अब वो राइनलैंड फॉर मच ऑफ द 1920s, ओके। अब इसमें एलाइड जो आर्मीज थी उसने क्या किया कि ऑक्यूपाई कर लिया राइनलैंड, जो जर्मनी के था रिसोर्सेज, ठीक है, रिसोर्सेज रिच राइनलैंड एरिया था, उसको किसने, एलाइड आर्मी ने ऑक्यूपाइड कर लिया था, मतलब उसको अपने अंदर में ले लिया था। कब तक लिया था, 1920 तक, ठीक है। मेनी जर्मन्स हेल्ड द न्यू वाइमार रिपब्लिक रिस्पॉन्सिबल। अब ऐसे तमाम सारे जर्मन्स थे जो ये मानते थे कि जो वाइमार रिपब्लिक है वही रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, ना कि डिफीट के लिए, मतलब जो हार हुई उसके लिए वाइमार रिपब्लिक जिम्मेदार है, बल्कि जो ट्रीटी हुई है जिसमें जर्मनी को इतना अपमान सहना पड़ा है उसका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, वाइमार रिपब्लिक के, ठीक है। इसीलिए उसे पब्लिक सपोर्ट नहीं मिल रहा था। अब यहाँ पे देख लीजिए द इफेक्ट ऑफ द वॉर। द वॉर हैड ए devastating impact on the entire continent both physically and financially। अब यहाँ पे अगर इसके आप इम्पैक्ट पे जाएंगे, इफ़ेक्ट पे जाएंगे कि क्या इसका इफ़ेक्ट था युद्ध में, तो इसमें ये हुआ कि जो वॉर था, डिवेस्टिटेटिंग इम्पैक्ट एक पूरे ही, मतलब कॉन्टिनेंट पे, आप ये कह सकते हैं कि पूरे ही महाद्वीप पे, मतलब यूरोप पे इसका असर पड़ा, ठीक है। और इसने क्या किया कि एक इनके ऊपर एक दबाव डाला, कैसा, साइकोलॉजिकल, इट मीन्स मनोवैज्ञानिक एक आर्थिक दबाव इनके ऊपर डाला, ठीक है, जो मानसिक रूप से यहाँ के लोगों के ऊपर दबाव डाला और आर्थिक रूप से दोनों टाइप के इनके ऊपर प्रेशर पड़े, ठीक है, इकोनॉमिकली एंड साइकोलॉजिकली, ठीक है, फ्रॉम ए कॉन्टिनेंट ऑफ क्रेडिटर्स। अब इसमें होता क्या है कि जो कॉन्टिनेंट आज तक यूरोप का अगर बात करें, जो कॉन्टिनेंट क्रेडिटर्स था, ठीक है, जो दूसरों को पैसा देता था, आज वो क्या हो गया, डेप्टर्स हो गया, मतलब कर्जदाता हो गया, कर्ज में ही डूब गया। अनफॉर्चुनेटली द इन्फेंट वाइमार रिपब्लिक वॉज बींग मेड टू पे फॉर द साइंस ऑफ ओल्ड एम्पायर। अब जो वाइमार रिपब्लिक था वो क्या पे कर रहा था, जो उसके एम्पायर, ओल्ड एम्पायर ने जो गलती की थी उसका भुगतान कौन कर रहा था, वाइमर रिपब्लिक ने। द रिपब्लिक कैरिड द बर्डन ऑफ द वॉर गिल्ट। अब ये जो रिपब्लिक था, वाइमर रिपब्लिक, वो क्या झेल रहा था, बर्डन ऑफ वॉर गिल्ट, मतलब जो कंपनसेशन था, युद्ध का पूरा खर्चा किसके ऊपर डाल दिया गया, वाइमर रिपब्लिक के ऊपर। एंड नेशनल ह्यूमिलिएशन एंड वॉज फाइनेंशियली क्रिपल्ड बाई बीइंग फोर्स टू पे कंपनसेशन। अब उसके पास एक नेशनल ह्यूमिलिटेशन मिला, नेशनल ह्यूमिलेशन मिला। नेशनल ह्यूमिलेशन मतलब एक बहुत बड़े लेवल पे उसे ह्यूमिलेट किया गया, अपमान किया गया, ठीक है। एंड वॉज फाइनेंशियली क्रिपल्ड। अब वो फाइनेंशियली क्या हो गया, क्रिपल्ड हो गया। इट मीन्स आप ये जान लीजिए कि जब कभी हैंडीकैप कर दिया उसने फाइनेंशियली, किसको, उसको क्या कहा जाता है, जर्मनी को, और साथ साथ यूरोप को भी, ठीक।
और इसका बर्डन कौन बन रहा था, बर्डन कौन पे कर रहा था, जर्मनी और कह सकते हैं वाइमार रिपब्लिक। अब इसमें ये देखिए, दोज हु सपोर्टेड द वाइमार रिपब्लिक, अब जो वाइमार रिपब्लिक को सपोर्ट कर रहे थे वो क्या थे, मेनली सोशलिस्ट थे, कैथोलिक्स थे एंड डेमोक्रेट्स थे। तो ये लोग इसको सपोर्ट कर रहे थे। अब उनको क्या हो गया कि उनको लोगों ने टारगेट करना शुरू कर दिया कि क्योंकि इन्होंने वाइमर रिपब्लिक को टारगेट किया था। तो किस सर्किल में इन्हें टारगेट किया था, कंजर्वेटिव नेशनलिस्ट सर्किल में, ठीक है, जो रूढ़िवादी टाइप के लोग होते थे ऐसे। उन्होंने क्या हुआ कि इन्हें डेमोक्रेट्स का वो मतलब ना समझ के इन्हें टारगेट करने लगे। दे वर मॉकिंगली कॉल्ड द नवंबर क्रिमिनल्स। अब वाइमर रिपब्लिक को क्या बोला जाता था, नवंबर क्रिमिनल्स, ठीक है। दिस माइंडसेट हैड ए मेजर इम्पैक्ट ऑन द पॉलिटिकल डेवलपमेंट। अब ये जो माइंडसेट हुआ थोड़ी देर के लिए, आप ये हरासमेंट वाला या ये जो भी कहें, तो इसने क्या हुआ कि वहाँ के पॉलिटिकल डेवलपमेंट पे बहुत असर डाला, ठीक है, जो 1930s के दौर में राजनीतिक विकास वहाँ पे हो रहा था, ठीक। अब चलिए आगे देखते हैं। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लेफ्ट ए डीप इम्प्रिंट ऑन यूरोपियन सोसाइटी एंड पॉलिटी। अब जो फर्स्ट वर्ल्ड वार थी उसने बहुत ही गहरा छाप छोड़ दिया किसके ऊपर, यूरोपियन सोसाइटी एंड पॉलिटी के ऊपर। मतलब यूरोप की जो समाज था और जो वहाँ का पॉलिटिकल सिस्टम था उसके ऊपर बहुत ही गहरा छाप छोड़ दिया, ठीक है, बहुत ही गहरा इफेक्ट डाला। सोल्जर्स केम टू बी प्लेस्ड एबव सिविलियन। अब सोल्जर को उसके बाद ज़्यादा इज्जत दिया जाने लगा, ठीक है। और उसके बाद पॉलिटिशियन एंड पब्लिसिस्ट लेट ग्रेट स्ट्रेस ऑन द नीड फॉर मैन टू बी एग्रेसिव, स्ट्रॉन्ग एंड मैस्कुलिन। अब इसमें हुआ क्या कि जो इसमें पॉलिटिशियन थे, पॉलिटिक्स से रिलेटेड थे, और जो पब्लिसिस्ट थे, इट मीन्स प्रचारक थे, उन्होंने क्या किया कि किस पर ज़्यादा दबाव दिया, कि उन व्यक्तियों पे ज़्यादा दबाव दिया कि उन्होंने, जो आप ये कह सकते हैं कि जो अग्रेसिव थे, जो ऐसे मर्द होते थे, इट मीन्स मैन होते थे, जो अग्रेसिव होते थे, बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते थे और बहुत ही मैस्कुलिन होते थे, ठीक है, उनको ज़्यादा महत्व दिया जाने लगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने हार हुआ था तो उन्होंने जान लिया कि इसकी हार की भरपाई कौन कर सकता है, ऐसे ही लोग यूरोप में, जर्मनी में जब होंगे तो ही, ठीक है। तो द मीडिया ग्लोरीफाइड ट्रेंच लाइफ। अब मीडिया वहाँ की जो थी कि वो ट्रेंच लाइफ को ज़्यादा ग्लोरीफाई करने लगी, ठीक है, क्यों? क्योंकि वहाँ सैनिक रहते थे। द ट्रेंच हाउएवर वॉज दैट सोल्जर लिव्ड मिजरेबल लाइफ इन दीज ट्रेंचेज। अब उसमें क्या होता था कि जिस ट्रेंच को इन्होंने ज़्यादा ही मतलब बढ़ा चढ़ा के ग्लोरीफाई करने लगे जर्मनी की मीडिया, उसने क्या हुआ कि एक यूरोप में जिसको सैनिकों को ज़्यादा महत्व दिया जाने लगा, बट वो सोल्जर्स क्या होते थे, बहुत मिजरेबल लाइफ जीते थे। मिजरेबल लाइफ का मतलब ये बहुत ही पैथेटिक कंडीशन में वो लाइफ जीते थे। ट्रैप्ड विद रैट्स फीडिंग ऑन कॉर्प्सस, ठीक है, कॉप्सेस। अब यहाँ पे क्या होता था कि वो जो ट्रेंचेस में रहते थे वो किससे घिरे रहते थे, रैट्स से, ठीक है। वो रैट्स जो आप डेड बॉडीज़ को, ठीक है, खाती हैं, ठीक है। दे फेस्ड पॉइजनस गैस एंड एनिमी सेलिंग। अब उनको क्या क्या फेस करना पड़ता था, क्योंकि अगर ट्रेंचेस में रहेंगे तो पॉइजनस गैस तो होगी ही, और एनिमी सेलिंग, जो एनिमीज़ की उनकी मतलब बुलेट्स थी, गोलियां थी, उनको फेस करना था। एंड विटनेस देयर रैंक रिड्यूस रैपिडली। और उनके जो दोस्त रोज़ रोज़ मरते थे उन सोल्जर्स के, उनकी भी। बट होता क्या था कि वहाँ की यूरोपियन पब्लिक जो होती थी वो ज़्यादा इनको ग्लोरीफाई करने लगा, तो उनको ये लाइफ जीने के बावजूद मतलब इनको ज़्यादा महत्व दिया जाने लगा, बट उनकी लाइफ जो थी वो बहुत ही डिफ़िकल्ट थी उस टाइम। एग्रेसिव वॉर प्रोपोगेंडा एंड नेशनल ऑनर ऑक्यूपाइड सेंट्रल स्टेज इन द पब्लिक स्पीयर। अब इसमें ये देखा गया कि होता क्या था कि एग्रेसिव वॉर, इसमें सबसे ध्यान ये जाना है, प्रोपोगेंडा मतलब वार का जो प्रोपोगेंडा होता था, वार का जो प्रचार होता था, और राष्ट्रीय सम्मान, ठीक है। ऑक्यूपाइड सेंट्रल स्टेज मतलब राष्ट्र के लिए जो भी काम होता था उसको क्या हुआ था, सेंट्रल स्टेज उसको मिलने लगा, ठीक है। उसको मतलब मेन, आप ये कह सकते हैं, उस पर मेन फोकस वहाँ के लोगों का होने लगा, पब्लिक स्पीयर में, मतलब समाज में। वाइल पॉपुलर सपोर्ट ग्रीव फॉर कंजर्वेटिव डिक्टेटरशिप दैट हैड रिसेंटली कम इनटू बीइंग। अब उसमें क्या होने लगा इसके दौरान
कि उन लोगों को सपोर्ट किया जाने लगा जो बहुत ही कंजर्वेटिव थे। इट मीन्स डिक्टेटरशिप, ऐसे लोग कि जो सिर्फ और सिर्फ मतलब एक दूसरे का दमन करते थे। उसमें आप ये कह सकते थे कि दूसरे को जो ऑप्रेस्ड कर देते थे, ठीक है, सिर्फ अपने कंट्री का ही अच्छा चाहते थे, अपने ही लोगों का, बाकी और किसी का भला वो नहीं चाहते। तो उन लोगों को ज़्यादा वहाँ की पब्लिक ने प्रेस करने लगे, इट मीन्स बड़ाई उनकी करने लगे। अब देखिए यहाँ पे यहाँ पे रिसेंटली कम इनटू, जो जल्द ही सत्ता में आए थे, डेमोक्रेसी वॉज इंडीड ए यंग एंड फ्रैगिल आइडिया। अब इसमें ये जो डेमोक्रेसी आइडिया थी वहाँ के लोगों के लिए, वो काफ़ी ही यंग थी, काफ़ी मतलब ज़्यादा दिन तो उसे लोगों ने एक्सपीरियंस किया नहीं था, तो यंग ही थी, और काफ़ी फ्रैगिल आइडिया थी। इट मीन्स मतलब बहुत ही कमज़ोर था वहाँ के लोगों के लिए डेमोक्रेसी। जैसा आज बहुत ही डेमोक्रेसी स्ट्रांग है, बट उस टाइम बहुत कमज़ोर था। विच कुड नॉट सर्वाइव द इनस्टेबिलिटीज़ ऑफ इंटर वॉर यूरोपियन। अब वो क्या हुआ कि ये जो डेमोक्रेसी था वो उस समय सर्वाइव नहीं कर पाया, किसमें, इनस्टेबिलिटीज़ ऑफ इंटर वॉर यूरोप, जो यूरोप में जो अस्थिरता थी, इनस्टेबिलिटी थी, उसमें बैलेंस नहीं कर पाया डेमोक्रेसी ने, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, जिसको आज हम लोगों ने रीड किया, और आगे हम लोग पढ़ेंगे पॉलिटिकल रेडिकलिज्म एंड इकोनॉमिक